वृत्त में प्रमेय के बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले वृत्त के बारे में कुछ जरूरी बातें हैं, उनको जान लीजिए ताकि प्रमेय को समझने में कोई कठिनाई ना आए। तो वृत्त से संबंधित कुछ मुख्य बातें बता रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। यह सर्किल है। इस सर्किल के विषय में पहले आपको बताएंगे इसकी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या के बारे में सीखेंगे। फिर इसमें एक शब्द आता है जीवा। जीवा क्या है? फिर वृत्तखंड क्या है? फिर इसके बाद दीर्घ वृत्तखंड क्या है? फिर लघु वृत्तखंड क्या है? ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप अगर समझ लेंगे अच्छी तरह से तो इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लगाने में थोड़ा सा आसानी होगी और प्रमेय जो बताएंगे उसको हमें समझने में आसानी होगी। वृत्त का सेंटर क्या होता है, इसको जानिए। तो एक सर्किल हम खींचे हैं, एक वृत्त खींचे हैं। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ध्यान दीजिए। वृत्त के सेंटर से वृत्त की जो परिधि है, इसको परिधि बोलते हैं। वृत्त की परिधि के किसी भी पॉइंट को वृत्त के सेंटर से अगर आप मिलाएंगे तो इसको कहा जाएगा वृत्त की त्रिज्या। कहीं किसी भी पॉइंट पर मिला लीजिए इसके सेंटर को। यह जो पॉइंट होगा वृत्त की परिधि पर और वृत्त के केंद्र पर जो पॉइंट है, इस केंद्र से परिधि को मिलाने पर जो यह रेखाखंड बन रही है, इसका नाम त्रिज्या होता है। यह त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है। त्रिज्या को स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं, छोटा आर से दिखाएंगे। त्रिज्या के बाद आपको जानना है वृत्त की जीवा क्या होती है। तो ध्यान दीजिए, वृत्त की जीवा क्या है। यह सर्किल है। वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को आप मिला दीजिए, कहीं से इसको मिला दिए, इन दो बिंदुओं को मिला दीजिए, इधर से कहीं से भी वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को आपस में मिलाइए तो एक रेखाखंड तैयार हो जाती है। जैसे इस बिंदु को मिलाए तो यह रेखाखंड तैयार हो गई। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर यह रेखाखंड तैयार हो गई। इसको मिला रहे हैं, यह रेखाखंड तैयार हो गई। तो यह जो भिन्न भिन्न लंबाइयों की रेखाखंड आप देख रहे हैं, इनको गणित की भाषा में वृत्त की जीवा कहा जाता है। इनका नाम है जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। अब आपसे कहा जाए कि भाई व्यास क्या चीज है, व्यास की परिभाषा बताइए। तो वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरे उसी को व्यास बोला जाता है, यानी यह जीवा सबसे बड़ी होती है। ऐसे भी कह सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम व्यास होता है, या वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को ही व्यास कहा जाता है। अब इसके बाद थोड़ा सा बात आप जान लीजिए वृत्तखंड के बारे में। वृत्तखंड क्या चीज है? यह वृत्त हम खींचे हैं, यह एक जीवा खींच लिए। अब यह वृत्त दो भागों में बट गया। किसी भी जीवा को अब खींचेंगे आप, वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाएंगे, एक जीवा बनेगी और उस जीवा के कारण वृत्त दो भागों में बट जाएगा। अभी दो भाग में बट गया। यह बड़ा भाग है
यह छोटा भाग है, भाग को ही यहाँ खंड बोल रहे हैं। तो यह वृत्त खंड हो गया, यह भी वृत्त खंड हो गया। जो बड़ा वृत्त खंड है उसको शुद्ध शुद्ध भाषा में दीर्घ वृत्त खंड बोलते हैं। इसका नाम दीर्घ वृत्त खंड हो गया। इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्त खंड। और जो यह छोटा भाग है इसको बोलेंगे लघु वृत्त खंड। दीर्घ वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड। अब चाप क्या है, चाप के बारे में जान लीजिए। चाप भी जानना है, इसमें एक शब्द चाप आता है। वृत्त का चाप, यह क्या चीज है, ख्याल कीजिए। यह सर्किल है, यह इसका सेंटर है। वृत्त के हिस्सों को, परिधि को छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट दे जा रहे हैं। सपोज कीजिए कई हिस्सों में बांट दिए। ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं, इन हिस्सों को ही वृत्त का चाप कहा जाता है। इसका नाम अगर हम P1 रख दें, इसका P2 रख दें, तो चाप हो गया एक P1 P2। अगर इसका P3 रख दें तो दूसरा चाप हो गया P2 P3। ऐसे अगर मिला दें, लंगड़ा प्रकार का नोक यहाँ रख दीजिए और रोल को ऐसे फैला करके ऐसे, तो इसको बोलते हैं कि भाई चाप लगा रहे हैं, ये चाप है। तो पूछा जाए कि आखिर वृत्त का चाप क्या कहलाता है, तो वृत्त के जो परिधि के छोटे छोटे हिस्से हैं, इन छोटे छोटे हिस्सों का ही नाम वृत्त का चाप है। इनको वृत्त का चाप बोला जाता है। एक चीज और, वृत्त के केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है। कोई भी सर्किल आप खींच लीजिए, छोटा या बड़ा। पूछा जाए इसके सेंटर पर कितना अंश का कोण बनता है, तो 360 अंश का कोण बनता है। इतनी बातें ख्याल रखिएगा। अब एक छोटा सा प्रमेय है जो अक्सर परीक्षा में पूछता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय अगर उसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब उसको बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए। वह प्रमेय क्या है, प्रमेय की साधारण प्रतिज्ञा हम बोल रहे हैं। साधारण प्रतिज्ञा को ही पेपर में क्वेश्चन बना करके देता है। आप कैसे जानेंगे कि कौन सी प्रमेय पूछा है, उसका जवाब हमको क्या लिखना है? तो परीक्षा में जो प्रमेय है उसकी साधारण प्रतिज्ञा ही देता है। साधारण प्रतिज्ञा हम प्रमेय की पढ़ रहे हैं। साधारण प्रतिज्ञा, या इसको आप यह कहिए कि यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे दिया पेपर में, सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर बाहर से, किसी बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से यदि दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो वे आपस में बराबर होती हैं। ये क्वेश्चन है। सिद्ध करो कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, ख्याल कीजिए। तो जब प्रमेय परीक्षा में लिखते हैं आप, तो सबसे पहले आप लिखेंगे मुख्य प्रतिज्ञा। बिल्कुल जैसे ब्लैक बोर्ड पर हम बता रहे हैं, परीक्षा में इसी तरह से लिखना है। पहली हेडिंग आप बनाएंगे मुख्य प्रतिज्ञा। मुख्य प्रतिज्ञा में वही चीज लिखते हैं जो आप सामने देख रहे होते हैं, जो दिया होता है वही मुख्य प्रतिज्ञा है। तो ख्याल कीजिए, यहाँ यह वृत्त हो गया, इसका सेंटर है, बाहर कोई बिंदु है, यहाँ इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हम खींच रहे हैं। ये स्पर्श रेखाएं खींच दिए, इसका नाम हम दे रहे हैं, मान लीजिए जो बाहर स्थित बिंदु है इसका नाम P है।
यहाँ जो वृत्त पर स्पर्श कर रहा है यह बिंदु मान ले रहे हैं ए है। यहाँ जो स्पर्श कर रहा है इस बिंदु को हम मान लिए बी है। सर्किल का सेंटर हम मान ले रहे हैं ओ है। ख्याल कीजिए, तो जो आप सामने देख रहे हैं यह चीज दिया है। प्रमेय में इतनी बात दे रखा है, लिखा है प्रमेय में, उसके क्वेश्चन पेपर में इतनी बात दिया रहेगा। सिद्ध करो कि किसी वृत्त से बाह्य बिंदु पर, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। इस चीज को आप मुख्य प्रतिज्ञा में लिखेंगे। तो मुख्य प्रतिज्ञा में आप वही लिखेंगे जो देख रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि जो दिखाई दे रहा है उसी को मुख्य प्रतिज्ञा में लिखना है। तो हम देख रहे हैं चित्र में ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। तथा बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु P से वृत्त पर AP और BP दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। यह मुख्य प्रतिज्ञा हो गई। अब इसके बाद क्या सिद्ध करना है? हेडिंग बनाएंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP, ये सिद्ध करना है। इसके बाद रचना करते हैं। रचना में क्या करना है ध्यान दीजिए। ये जो वृत्त का सेंटर है इसको जो बाह्य बिंदु P है इससे हम मिला दे रहे हैं। मिला दिए। अब OP को व्यास मान करके एक वृत्त खींचिए, नया एक वृत्त। OP को व्यास मानकर एक वृत्त खींचते हैं। एक वृत्त खींच दिए। यह वृत्त बिंदु A और B से होकर के जाता है। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है, इसको सही कर ले रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए। अब यह जो वृत्त खींचे हैं यह वृत्त बिंदु A और B से होकर के गुजर रहा है। इस वृत्त को खींचते कैसे हैं ये इसमें आपको कंस्ट्रक्शन में बताना पड़ेगा। तो यह जो रेखा OP है इसका लंबार्धक कर देते हैं। लंबार्धक करने के बाद यहाँ काटता है। अब यहाँ प्रकार का नोक रख लेते हैं और रोल को यहाँ तक या यहाँ तक फैला करके खींचेंगे तो बिल्कुल इन दोनों बिंदुओं को काटता हुआ एक वृत्त बन जाता है। तो अब रचना में आप क्या करेंगे ख्याल कीजिए। अब यह जो बिंदु A है जहां यह वृत्त काट रहा है वहां से सेंटर को हम मिला देते हैं यहां। तो रचना में लिखेंगे वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र O को A से तथा B से
मिलाया, अर्थात OA तथा OB खींचा, OA और OB खींचा। अब एक चीज ख्याल कीजिए, अब वृत्त के परिधि के किसी भी बिंदु को अगर आप केंद्र से मिलाते हैं तो जो रेखा प्राप्त होती है वह रेखा वृत्त के परिधि के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। ख्याल रखिएगा, फिर से हमारी बात सुनिए। वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु को अगर वृत्त के केंद्र से मिलाते हैं तो जो रेखाखंड बनती है वह रेखाखंड वृत्त के परिधि के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। तो यह कोण हो गया 90 अंश, उसी तरह इधर वाला कोण भी 90 अंश हो जाएगा। दूसरी बात, यह जो रेखा है, यह जो बड़ा वाला वृत्त बाद में खींचे हैं, इस वृत्त का यह व्यास है। रेखा OP ये बड़े वाले वृत्त का व्यास है, इसी को व्यास मान करके यह बड़ा वाला वृत्त खींचा गया है। तो जब यह व्यास हुआ तो बड़े वाले वृत्त को यह दो भाग में बांट रहा है और बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, क्योंकि जो व्यास होता है वह बिल्कुल वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। तो अब यह जो कोण है यह अर्धवृत्त में स्थित हो गया और इधर वाला कोण भी अर्धवृत्त, आधा वृत्त, अर्धवृत्त का मतलब आधा वृत्त। तो यह भी आप में 6, 7, 8 में पढ़े होंगे कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। तो यह कोण 90 अंश का होगा। यह कोण अर्धवृत्त में है, आधे वृत्त में है, तो यह समकोण हुआ और यह भी समकोण हुआ। यह रचना रही। अब आपको इसकी उपपत्ति लिखनी पड़ेगी। तो उपपत्ति ध्यान दीजिए, उपपत्ति शब्द होता है, उत्पत्ति नहीं, उपपत्ति, ख्याल रखिएगा। अब इसका प्रूफ, अंग्रेजी में जिसको प्रूफ बोलते हैं, इसका प्रूफ क्या है, ख्याल कीजिए। तो देखिए, दो त्रिभुज चित्र में नजर आ रहे हैं। त्रिभुज OAP और दूसरा त्रिभुज है OBP। ध्यान से देखिए, इन दोनों त्रिभुजों को लेकर हम चलेंगे। त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP से OA इज इक्वल टू OB। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये जो छोटा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या है OA, यह त्रिज्या है OB। तो OA इज इक्वल टू OB। भुजा OA इज इक्वल टू भुजा OB, क्योंकि दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्योंकि त्रिज्याएं हैं। फिर ध्यान दीजिए, यह जो रेखाखंड OP है दोनों त्रिभुजों में शामिल है, यानी OP बराबर OP। यह जो OP है इस त्रिभुज में भी है और यही OP इस त्रिभुज में भी है, यानी OP बराबर OP तथा OP बराबर OP। अब ख्याल कीजिए, यह कोण 90 अंश है और यह कोण भी 90 अंश है। यह कोण अर्धवृत्त में स्थित है, यह कोण भी अर्धवृत्त में स्थित है। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। या जो बात बताए कि वृत्त की परिधि के किसी बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाएंगे तो मिलाने वाली रेखा वृत्त की परिधि से के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। वैसे भी आप समझ सकते हैं। तो कोण OAP
इज इक्वल टू कोण ओ बी पी, ओ बी पी। अब ख्याल कीजिए, दोनों त्रिभुजों की दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई और एक कोण आपस में बराबर हो गए। तो अब भुजा कोण भुजा से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ बी पी सर्वांगसम होंगे। इसलिए त्रिभुज त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी पी किससे? साइड एंगल साइड से। भुजा कोण भुजा समरूपता का जो प्रतिबंध है, जो तरीका है, जो नियम है, उसमें यस ए यस यानी भुजा कोण भुजा वाला भी नियम है। इसका मतलब ये है कि अगर दो त्रिभुज हैं, उन दोनों त्रिभुजों की दो भुजाएं आपस में बराबर हैं और एक कोण बराबर है, तो उन दोनों त्रिभुजों को कहा जाएगा कि ये आपस में सर्वांगसम है। उस नियम से त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ बी पी सर्वांगसम हो गए। और जब सर्वांगसम हो गए तो उन दोनों त्रिभुजों के शेष कोण और शेष भुजाएं भी आपस में बराबर मानी जाती हैं। तब जब सर्वांगसम हो गए तब भुजा एपी इज इक्वल टू भुजा बीपी। प्रूव्ड। ये हमको सिद्ध करना था। बना लीजिए।